पुष्पा कामवाली। मुंबई जैसे बड़े शहर में घर का काम करने के लिए कोई अच्छी काम वाली मिलना बहुत बड़ी बात है। हिमांशी को पुष्पा नाम की एक अच्छी काम वाली मिल तो गई थी, लेकिन जितनी तेजी से वो काम करती थी उससे दुगनी उसकी जुबान चलती थी। एक दिन हिमांशी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, राहुल और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। तुम दोपहर का खाना मत बनाना, रात का खाना बनाकर चली जाना। हाँ दीदी, आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सारा काम कर लेगी। आप जाओ अपने रिश्तेदार के घर। हिमांशी और राहुल के जाने के बाद पुष्पा ने नाचना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ दीदी और भैया चले गए, अब पूरा दिन एसी चलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। नहीं, लेकिन पहले घर का काम करके फ्री हो जाती है मैं, इसके बाद आराम से एंजॉय करेगी। अब एक दिन के लिए सही, लेकिन वो पूरा घर पुष्पा का था। अब पुष्पा घर की सफाई करने लगी, तभी उसकी नजर हिमांशी की बहुत सुंदर सैंडल पर पड़ी। बाबा रे, दीदी की चप्पल तो बहुत सुंदर है, मैं पहन कर देखती है, मेरे पैरों में तो ये सैंडल बहुत अच्छी लगेगी। पुष्पा ने वो सैंडल पहन तो ली, लेकिन हाई हील होने की वजह से उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अरे बाबा रे, दीदी कैसे पहनती है इस फर्स्ट फ्लोर को? इस चप्पल को पहनकर और इस पर से कूदकर तो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। अरे बाबा, हमें अपना काम खत्म कर लेती है जल्दी से। पुष्पा जल्दी से सैंडल रख देती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। काम करने के बाद उसे भूख लगती है। क्या बनाए खाना? एक काम करती हूँ, जैसे दीदी और भैया बाहर से ऑर्डर करते हैं वैसी मैं भी कर लेती हूँ। पुष्पा पास में पड़े मेन्यू कार्ड को उठाती है और उस पर लिखे फोन नंबर को डायल कर देती है और कॉल करके कहती है, हेलो पिज्जा वाले भैया, एक गर्मा गर्म पिज्जा भिजवा दो। पता है ना किस पत्ते पर भेजना है? मैडम, आपको कौन सा पिज्ज़ा चाहिए और एड्रेस हमें नहीं पता, आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए। अरे बाबा रे, जो भी सबसे अच्छा पिज्जा हो वही भेज दो ना भैया। और अकबर रोड पर जो बड़ी सी सफ़ेद बिल्डिंग है ना, उसमें फ्लैट का नंबर है 202। बाबा रे, इतना ही पता है मुझे, अब जल्दी से आ जाओ ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अब पुष्पा बेसब्री से पिज्ज़ा का इंतजार करने लगी, लेकिन पिज्ज़ा वाला बहुत देर बाद आया। रे बाबा रे, इतनी देर में पिज्जा लाएगा तो मैं भूख से मर नहीं जाती क्या? सॉरी मैडम, वो आपने एड्रेस इतना आसान तरीके से बताया था ना, तो अकबर रोड पर जितनी भी सफ़ेद बिल्डिंग है मैं उन सारी बिल्डिंग में गया और सबसे लास्ट में इस बिल्डिंग में आया, तब कहीं जाकर आपका फ्लैट दिखा। अरे बाबा, आपको पहले इस बिल्डिंग में आना चाहिए था ना। जी मैडम, गलती हो गई, आगे से पहले इस बिल्डिंग में आऊँगा। चलो भैया, मिल गई ना आप 2 पिज्जा। गरम गरम है ना, ठंडा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मैडम, ठंडा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म है। अब पुष्पा बड़े मज़े से टीवी और एसी चलाकर पिज्ज़ा खाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। पुष्पा खाना बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लगता है भैया और दीदी आ गए, अच्छा है मेरा खाना भी बन गया। पुष्पा दरवाज़ा खोलती है, राहुल और हिमांशी अंदर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही अंदर आता है उसे महसूस होता है कि पूरा घर ठंडा हो रहा है। पुष्पा, ये घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? तुमने एसी चलाया था क्या? रे बाबा, ना भैया ना, मैंने एसी को हाथ भी नहीं लगाया। आज मौसम अच्छा है ना भैया, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अच्छा, आपको पता है हिमांशी दीदी, मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है? क्या बनाया है जो इतनी खुश हो रही हो? आज मैंने आपके लिए बनाया है कढ़ाई पनीर। अरे वाह पुष्पा। अच्छा सुनो पुष्पा, तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह टाइम से आ जाना। अच्छा दीदी, अपन चलती है। इस तरह पुष्पा ने एसी की बात पर कढ़ाई पनीर का पर्दा डाल दिया। पुष्पा के जाने के बाद राहुल कहता है, हिमांशी, तुमने पुष्पा को ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है आज सुबह से उसने एसी चला रखा है और बोल रही है कि मौसम अच्छा है। जो मन में आता है करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। तुम कोई और काम वाली देख लो ना। चुप रहिए आपको तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए पुष्पा को हटाने की सोच रहे हो। पता भी है यहाँ काम वाली कितनी मुश्किल से मिलती है। अगले दिन पुष्पा काम करने घर पर आती है तो वो जैसे ही किचन में जाती है बहुत जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर हिमांशी और राहुल कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। इस तरह उसे खड़ा देख राहुल हैरानी से कहता है, अरे पुष्पा, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें इस तरह चुपचाप होने पर मजबूर कर दिया?
भैया इस सिंक के अंदर बर्तनों के नीचे एक छिपकली है। क्या छिपकली? कहाँ कहाँ है? बचाओ बचाओ। राहुल हिमांशु और पुष्पा के पीछे छुप जाता है। क्या राहुल, तुम तो मुझसे और पुष्पा से भी ज्यादा डर रहे हो। सिंक के अंदर से बर्तन हटाओ ना और उस छिपकली को भगाओ यहाँ से। कौन मैं? कभी नहीं, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, घिन आती है। अरे कितनी गंदी होती है, बिल्कुल छोटे मगरमच्छ की तरह। बाबा रे बाबा, अरे भैया मर्द होके डर रहे लो, अरे भगा दो ना उसे। हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे छिपकली की पूंछ पकड़कर खेलते हैं। और हाँ भैया, इन बर्तनों को हटाओ तो साबुन लगा लगा कर हटाना, वो क्या है ना, धोने में आसानी होगी ना। राहुल पुष्पा को हैरानी से देखता है तो हिमांशी राहुल को डांटते हुए कहती है, आप इस तरह उसे क्यों देख रहे हो? लगा दो ना बर्तनों पर साबुन, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और देखा ना, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। बेचारा राहुल सारे बर्तनों पर साबुन लगाता है और छिपकली को भी भगा देता है। पुष्पा कहती है, लाइए भैया, अब जल्दी से ना मैं बर्तन पानी से धो देती हूँ। ना ना, जब मैंने बर्तन पर साबुन लगा ही दिया है तो मैं बर्तन धो भी तो सकता हूँ। तुम नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बर्तन धो देता है और पुष्पा मन ही मन खुश होकर कहती है, भला उस छिपकली का, उसकी वजह से भैया ने मेरे सारे बर्तन धो दिए। ए छिपकली, तू रोज आना और रोज भैया से मेरा काम कराना। इसी तरह पुष्पा कभी कोई बहाना करके राहुल से घर का काम कराती रहती। जब पुष्पा की सैलरी मिलने का समय आया तो राहुल ने उसे आधी ही सैलरी दी। पुष्पा ने रुपए गिने और राहुल से कहा, रे बाबा, क्या भैया, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको रुपए गिनने भी नहीं आते? आपने मुझे आधे रुपए दिए हैं। पुष्पा, मुझे रुपये गिनने आते हैं, मैंने जानबूझकर तुम्हें आधे रुपये दिए हैं। काय को भैया? इस महीने तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। अरे पुष्पा, तुम्हारा आधा काम तो मैं ही करता हूँ, तो तुम्हारी आधी पगार मेरी हुई ना। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, दे दो ना उसकी पूरी पगार। ये लो पुष्पा अपनी पूरी पगार, और ये 1000 रुपये अलग से। रे बाबा, भैया ये 1000 रुपये क्यों दिए? क्योंकि तुमने इन्हें घर का काम करना जो सिखा दिया है, इसलिए। बाबा रे, अपन तो डरिच गेला था। बाबा रे, तुम्हें डराने के लिए सही तो किया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। राहुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो पुष्पा हिमांशु के साथ मिलकर घर संभालती है। वो हिमांशु के साथ राहुल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है। कभी कभी रात में वो अपने घर पर भी नहीं जाती। पुष्पा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। अरे बाबा, नहीं दीदी, आप मुझे ना अगले महीने पगार देना। अभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आप भी काम पर नहीं जा रही हो, तो अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर हिमांशु की आंख में आंसू आ गए। पुष्पा ने हिमांशु को चुप कराया और बोली, दीदी आप रो मत, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं भैया से सारा काम कराएगी और पगार भी भैया से लेगी। वो 1000 फालतू देते हैं ना, इस वास्ते। हिमांशी पुष्पा की बात सुनकर हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो जाता है और वो भी पुष्पा को थैंक यू कहता है। एक दिन राहुल पुष्पा के साथ मिलकर घर की सफाई करवा रहा था। वो चेयर पर चढ़कर तस्वीर साफ करने लगा, तभी उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। पुष्पा, वो कपड़ा उठाकर देना जरा। भैया, मैं पुष्पा काम वाली, मैं झुकेगी नहीं साला। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल पुष्पा से कपड़ा मांगकर शर्मिंदा हो गया। नीचे मुंह कर वो मुस्कुराने लगा।